कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की फार्मेकोलॉजी में कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्रोम्बोलाइटिक्स यानी कि फाइब्रिनोलाइटिक थेरेपी के बारे में। ठीक है, तो इसका क्या क्या यूजेज है, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, क्या इसका क्लासिफिकेशन है, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन और पेशेंट मॉनिटरिंग, और लास्ट में एमसीक्यूज के द्वारा समझेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी नया सीखते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं हम लोग थ्रोम्बोलाइटिक या फाइब्रिनोलाइटिक थेरेपी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ब्लड वेसल्स के अंदर अगर क्लोट का फॉर्मेशन हो जाए, ब्लड वेसल्स के अंदर अगर हमारे क्लोट का फॉर्मेशन हो जाए तो ये क्लोट जो है कुछ इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट कर सकता है। लाइक अगर ये क्लोट ब्रेन की ब्लड वेसल्स में हो तो ये स्ट्रोक कॉज कर सकता है, जिसे हम लोग सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट भी कहा जाता है। अगर ये हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज के अंदर हो जाए तो ये हार्ट अटैक, जिसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहा जाता है, वो कॉज कर सकता है। पैर की नसों में हो जाए तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी कर सकता है। और लंग्स के सर्कुलेशन में, पल्मोनरी सर्कुलेशन में अगर ये क्लोट चले जाए तो वहां पे वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकता है। ये सभी इमरजेंसी कंडीशन है और इन्हीं इमरजेंसी कंडीशन से पेशेंट को बचाने के लिए यूज करे जाते हैं थ्रोम्बोलाइटिक्स या फाइब्रिनोलाइटिक थेरेपी। देखिए, फाइब्रिन प्लस थ्रोम्बस एक ही बात है। फाइब्रिन और थ्रोम्बस आपस में सिनोनिम्स होते हैं, एक ही मतलब है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैं बात करूं थ्रोम्बस, थ्रोम्बस को मैं बोल सकता हूं फाइब्रिन, और फाइब्रिन को लाइसिस यानी ब्रेक डाउन करने वाली जो मेडिसिन है वो क्या कहलाएगी दोस्तों? फाइब्रिनोलाइटिक कहलाएगी। प्राइमरीली इनको यूज किया जाता है स्ट्रोक की कंडीशन में, यानी सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। देखिए, स्ट्रोक भी दो टाइप का होता है, इस्चेमिक और हेमरेजिक। तो इस्चेमिक स्ट्रोक के अंदर इसको यूज करेंगे, हेमरेजिक में यूज नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा बात करें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक में इसको जो पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यूज किया जा सकता है। इसके अलावा पैरों में डीवीटी को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। या फिर बात करूं लंग्स के अंदर ये सर्कुलेशन में अगर आ जाए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू तो वहां पे उसे कहेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म उसे कहा जाएगा। ठीक है, तो इन सभी कंडीशन में हम लोग थ्रोम्बोलाइटिक्स को यूज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ऐसी मेडिसिन होती है जो कि ब्लड क्लोट को डिसोल्व करती है, और कब? इन मेडिकल इमरजेंसीज के अंदर। अब कैसे करती है? तो ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करती है अपनी बॉडी के अंदर, जिसे कहा जाता है प्लाज्मिनोजन। यस दोस्तों, ये क्या करती है? अपनी बॉडी में प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में बदलती है, यानी प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करती है। और प्लाज्मिन जो है दोस्तों वो क्या करता है? ये क्या करता है? ब्रेक करता है ब्लड क्लोट को। आगे मैकेनिज्म के अंदर इसको फिर से समझाऊंगा। ठीक है, तो कैसी ड्रग्स है ये? इन्हें हम लोग फाइब्रिनोलाइटिक्स भी कहा जाता है, और ये मेडिसिन डिसोल्व करती है ब्लड क्लोट्स को। कैसे कैसे क्लोट कर डिसोल्व करेगी? प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में बदल के। याद रखिएगा, ब्लड क्लोट को हम लोग फाइब्रिन भी बोलते हैं, थ्रोम्बस भी बोलते हैं और थ्रोम्बाई भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और ये ब्लड क्लोट अगर इस सर्कुलेशन में आ जाए तो ये डिफरेंट टाइप की डिजीज कोज कर सकता है, जैसे स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, डीवीटी एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इन सभी केसेस में इसको यूज कर सकते हैं। और एक ही शब्द में मैं कहूं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दे आर प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो थ्रोम्बोलाइटिक को हम लोग यस प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। यस और नो? और सेकंड याद रखिएगा, इन्हें हम लोग फाइब्रिनोलाइटिक के नाम से भी जानते हैं। ये तीन नाम हो गए इसके। ठीक है, चलेगा। अब नेक्स्ट में आगे बढ़ता हूं, इनके यूजेज क्या है, इंडिकेशन क्या क्या है। तो अभी भी मैंने बताया 4 केसेस के अंदर इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए, स्ट्रोक हो जाए। बट स्ट्रोक कौन सा होना चाहिए दोस्तों? वो होना चाहिए इस्चेमिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में इनको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लीडिंग का कोज रिस्क होता है यहाँ पे, क्योंकि ब्लड क्लोट को डिसोल्व कर रही है। तो अगर हेमरेजिक स्ट्रोक में इसे यूज करेंगे तो और ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, तो उस केस में तो पेशेंट की तुरंत डेथ हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है स्ट्रोक के केस में कि उस पेशेंट को पहचाना जाए कि वो पेशेंट में कौन सा स्ट्रोक है। और उसका पता कैसे लगेगा? उसका पता लगेगा सीटी स्कैन से। तो जब भी स्ट्रोक के सिम्टम्स किसी पेशेंट में दिखाई देते हैं तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी होती है सीटी स्कैन।
और सीटी स्कैन के बाद में उसमें पता लगेगा कि उसे हेमरेजिक स्ट्रोक है या फिर इस्केमिक स्ट्रोक है। अगर इस्केमिक स्ट्रोक है तो उसे थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी स्टार्ट करेंगे, और हेमरेजिक स्ट्रोक है तो सर्जरी के लिए प्रिपेयर करेंगे, उसमें कोई भी थ्रोम्बोलाइटिक्स वहां पे नहीं देंगे। अंडरस्टूड, ठीक है, चलेगा। तो यूजेज क्या है, 4 यूजेज मैंने आपको बताए, उनमें से पहला यूज है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यस, जो कि कौन सा एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई जो कहा जाता है, एसटी एएमआई कहा जाता है, उसमें यूज करते हैं। सेकंड, इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर यूज करते हैं विद इन 6 आवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट फर्स्ट 3 आवर जो होते हैं वो गोल्डन आवर्स होते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट 3 आवर्स जो है वो गोल्डन आवर्स कहलाते हैं स्ट्रोक के केस में। जब भी किसी पेशेंट को स्ट्रोक के सिम्टम्स आते हैं तो याद रखिएगा, स्ट्रोक के सिम्टम्स के अंदर हम लोग फास्ट असेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, फास्ट असेसमेंट, दोबारा से लिख देता हूं, FAST। तो ये फास्ट असेसमेंट किया जाता है। सबसे पहले F फॉर फेशियल ड्रूपिंग चेक करते हैं। अगर पेशेंट का चेहरा एक तरफ लटक रहा है, ट्विस्टिंग हो रहा है, मुड़ रहा है, तो उसमें स्ट्रोक के सिम्टम्स है। ए का मतलब होता है आर्म, पेशेंट को बोलेंगे दोनों हाथ ऊपर करिए। अगर आर्म को ऊपर कर पा रहा है इसका मतलब स्ट्रोक नहीं है, नहीं कर पा रहा है, हाथ ऊपर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब स्ट्रोक का सिम्टम है। नेक्स्ट एस का मतलब स्पीच, पेशेंट को एक सेंटेंस बोलने के लिए कहेंगे। पेशेंट अगर स्लरी कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है, इसका मतलब स्ट्रोक का सिम्टम है। अगर ये तीनों में से कोई भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो टाइम टू ट्रीटमेंट, टाइम टू इमरजेंसी, अब उसे हम लोग सीटी स्कैन के लिए भेज सकते हैं, और सीटी स्कैन करने से पता लगेगा कि उसे इस्केमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। हेमरेजिक स्ट्रोक है तो ओटी के लिए वो जाएगा, और अगर इस्केमिक स्ट्रोक है तो उसे थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी स्टार्ट करी जाएगी। अंडरस्टूड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो इस्केमिक स्ट्रोक के केस में, इस्केमिक स्ट्रोक के केस के अंदर थ्रोम्बोलाइटिक जो थेरेपी है अगर 3 घंटे में शुरू हो जाए तो वो बेस्ट है उस पेशेंट के लिए, इसलिए इसे 3 आवर्स को गोल्डन आवर कहते हैं। बट एटलीस्ट 6 घंटे में हो जानी चाहिए। 6 घंटे से अगर डिले होता है उसके बाद उसकी इफेक्टिवनेस कम होती जाती है, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी की इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एमसीक्यू आता है कि आफ्टर स्ट्रोक थ्रोम्बोलाइटिक कितने देर में स्टार्ट करनी चाहिए। तो जो भी ऑप्शन सबसे छोटा देखने को मिलता है आपको 4 एमसीक्यू में से, तो आपको वही सिलेक्ट करना। लाइक एक ऑप्शन आ जाता है एज सुन एज पॉसिबल, तो उसी पे टिक कर देना, यस और नो, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना देना है। बट फर्स्ट 3 आवर को गोल्डन आवर कहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे में इसको स्टार्ट कर ही देना चाहिए। अगर 6 घंटे के बाद हम लोग इसे स्टार्ट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, तो अब वो उतने इफेक्टिव नहीं है जब तक वो ब्रेन में काफी डैमेज कर चुका होगा स्ट्रोक, यस और नो। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में यूज कर सकते हैं। अगर लंग्स के अंदर पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्लॉट चला जाए उस केस में उसे डिजोल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केस में भी यूज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, पहले 3 घंटे हैं वो दोस्तों, यस, फर्स्ट 3 घंटे हैं वो गोल्डन 3 आवर कहलाते हैं स्ट्रोक के केस में। तो थ्रोम्बोलाइटिक शुड बी स्टार्टेड विद इन 3 आवर्स, बट एटलीस्ट 6 आवर्स, कम से कम 6 घंटे में तो कर ही दो एटलीस्ट, ठीक है, फॉर ए मैक्सिमम बेनिफिट आफ्टर थ्रोम्बोलाइटिक थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक को हम लोग इस्केमिक स्ट्रोक भी कहते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक के नाम से भी उसे जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इस्केमिक स्ट्रोक या फिर थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, थ्रोम्बस की वजह से इस्केमिक स्ट्रोक होगा, तो उस केस के अंदर भी इसको हम लोग जो है कम से कम 6 घंटे में तो एटलीस्ट स्टार्ट कर ही दे। तो ये होते हैं यूजेज ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। चलेगा, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनका, तो यस, मैंने एक ही वर्ड में बताया, थ्रोम्बोलाइटिक क्या होते हैं, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होते हैं, एक्टिवेटर होते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं दोस्तों, समझेंगे हम लोग। देखिए, बॉडी में क्लोट कैसे बनता है, चाहे स्ट्रोक के केस में हो, किसी भी केस के अंदर हो, बॉडी में क्लोट कैसे बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। यस, मैं बात करता हूं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो अपनी बॉडी में बदल जाता है थ्रोम्बिन के अंदर, और ये जो थ्रोम्बिन है दोस्तों, ये क्या करेगा, ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने का काम करता है, फाइब्रिन में बदलने का काम करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्लॉट। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लॉट कहा जाता है। यानी इस तरीके से बॉडी में क्लॉट बन जाता है, और इस क्लॉट की वजह से क्या क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। इस क्लॉट की वजह से क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। कौन सा, इस्केमिक स्ट्रोक। इसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, इसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, डीवीटी हो सकता है, यस और नो। अब इसे हमें बचाना है,
तो इस क्लोट को डिजोल्व करना पड़ेगा। तो क्लोट को डिजोल्व करने के लिए एक ऐसा केमिकल चाहिए जो इस फाइब्रिन को तोड़ सके। तो इसके लिए एक केमिकल रिलीज किया जाता है अपने लीवर के द्वारा दोस्तों, और वो जो लीवर के द्वारा जो केमिकल रिलीज किया जाता है दैट इज प्लाज्मिनोजन, दैट इज प्लाज्मिनोजन। बट ये एक्टिव नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसको एक्टिव करने के लिए प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में बदलना पड़ेगा, और प्लाज्मिन में बदलने के लिए हमें जरूरत होती है अपने थ्रोम्बोलाइटिक्स की। तो यहाँ पे ये थ्रोम्बोलाइटिक्स क्या करते हैं, पॉजिटिव सिग्नल्स देते हैं किसको, यस इसको। थ्रोम्बोलाइटिक यहाँ लिख देता हूं, चलो थ्रोम्बोलाइटिक। तो थ्रोम्बोलाइटिक्स आगे मैं बताने वाला हूं, इसके एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। लाइक इसमें आते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टीप्लेज, टेरेक्टिप्लेज, रेटिप्लेज, इस तरीके के एग्जांपल्स आते हैं, मैं आगे बताऊंगा क्लासिफिकेशन में। तो ये सभी इसको पॉजिटिव सिग्नल देंगे, और सिग्नल देके प्लाज्मिनोजन बदलेगा। और प्लाज्मिन क्या करेगा दोस्तों, प्लाज्मिन क्या करेगा, प्लाज्मिन फाइब्रिन को क्या करेगा, ब्रेक करेगा या फिर डिसॉल्व करेगा, डिसॉल्व ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट को ये दोस्तों क्या कर देगा, डिसॉल्व करने का काम करेगा। कौन, प्लाज्मिन इस ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करेगा। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक ही वर्ड में कहूं तो इसे हम लोग कहेंगे कि थ्रोम्बोलाइटिक्स आर प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। अंडरस्टूड। अभी क्लासिफिकेशन पढ़ना बाकी है, याद रखिएगा। अब एक चीज और समझना, अगर इनकी टॉक्सिसिटी हो जाए, किसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, थ्रोम्बोलाइटिक की टॉक्सिसिटी हो जाए, मान लो इसकी हो गई टॉक्सिसिटी, डोज ज्यादा चली गई, उससे क्या हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। और टॉक्सिसिटी के लिए क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग। टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। क्यों ब्लीडिंग क्यों हो रहा है यहाँ पे, टॉक्सिक इफेक्ट इसका ब्लीडिंग क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, थ्रोम्बस को तोड़ रहा है, इसलिए बॉडी में ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है दोस्तों। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए थ्रोम्बोलाइटिक्स का या साइड इफेक्ट या फिर टॉक्सिक इफेक्ट क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, हेमरेज या फिर ब्लीडिंग होना चाहिए दोस्तों। तो ये हेमरेज कोज कर सकता है बॉडी के अंदर। और इस हेमरेज से बचने के लिए, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट में थ्रोम्बोलाइटिक की डोज ज्यादा चली गई है और उसमें हेमरेज होने लग गया, नाक से ब्लीड आने लग गया, जीआई ब्लीड होने लग गया, सेरेब्रल ब्लीडिंग होने लग गई, तो उस केस में क्या करेंगे, हमें इसको रोकना होगा। तो इसको रोकने के लिए, इस ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, इस ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उसे क्या देंगे, एंटीप्लाज्मिन देंगे, एंटीप्लाज्मिन थेरेपी देंगे। सच एज यहां पे बात कर सकते हैं एमिनो कैप्रोइक एसिड। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो दूसरा मिलेगा ट्रेनेक्सेमिक एसिड। दीज आर द एंटीडोट। तो ये एंटीडोट होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, एंटीडोट होते हैं। किसके एंटीडोट होते हैं दोस्तों, ये एंटीडोट है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी के। अब यहां तक ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पहले जाकर के आप लोग इसको देखेगा, आपको प्योरली समझ में आ जाएगा दोस्तों। फिर भी थोड़ा सा और समझाता हूं इसको, देखेगा। सबसे पहले शुरुआत कहां से कर रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिन से क्या बना, थ्रोम्बिन बनता है अपनी बॉडी के अंदर, और थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है, और यही होता है अपना ब्लड क्लॉट। अब इस क्लॉट की वजह से क्या हो सकता है, डीवीटी हो सकता है, स्ट्रोक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी इमरजेंसी हो सकती है। इन इमरजेंसी के अंदर हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देंगे। अब थ्रोम्बोलाइटिक्स क्या करते हैं, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में बदलते हैं, और प्लाज्मिन क्या करता है, इस फाइब्रिन को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, डिसॉल्व कर देता है, इस ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है दोस्तों। यहां तक तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब मैं बात करूं कि अगर थ्रोम्बोलाइटिक की टॉक्सिसिटी हो जाए, ओवरडोज हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है। तो ब्लीडिंग के रिस्क से बचने के लिए हम लोग क्या देंगे, एंटीडोट, जिसे हम लोग कहेंगे एंटी प्लाज्मिन। और एंटी प्लाज्मिन के एग्जांपल्स आते हैं एमिनो कैप्रोइक एसिड एंड ट्रेनेक्सेमिक एसिड। दीज आर द एंटीडोट ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। बहुत सारे एमसीक्यू यहां से बनते, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एमिनो कैप्रोइक एसिड। एमिनो कैप्रोइक एसिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो आपको आंसर क्या देना है, दे आर एंटीप्लाज्मिन, दे आर एंटीप्लाज्मिन। और अगर आपसे पूछे थ्रोम्बोलाइटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो दे आर प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलेगा, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो इसका आप लोग रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद में नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं थ्रोम्बोलाइटिक के, तो एक अच्छी सी ट्रिक के द्वारा आपको समझाऊंगा। देखिएगा, थ्रोम्बोलाइटिक्स को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे, नेचुरल थ्रोम्बोलाइटिक एंड सिंथेटिक थ्रोम्बोलाइटिक। तो दो कैटेगरी में इसको बांटते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो नेचुरल है वो या तो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर किसी ह्यूमन बॉडी से या एनिमल बॉडी से ही प्राप्त किया जाएगा, और सिंथेटिक है उनको लेबोरेटरी में जो है सिंथेसिस किया जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, नेचुरल के अंदर हम लोग दो एग्जांपल पढ़ेंगे, दीज आर स्ट्रेप्टोकाइनेज जिसे एसटीके कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एसटीके कहा जाता है। दूसरा यूरोकाइनेज। तो दो एग्जांपल अपने पास में आ गए यहाँ पे, यस, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड सेकंड वन इज यूरोकाइनेज। ऐसे ही सिंथेटिक में तीन एग्जांपल आते हैं दोस्तों, दीज आर, याद रखिएगा, रेटिप्लेज, यस, सेकंड वन इज एल्टीप्लेज, जिसे हम लोग टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टीपीए के नाम से भी जानते हैं। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, उसी से टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्शन, स्मॉल टी कैपिटल पी ए। थर्ड वन एल्टीप्लेज कहलाता है दोस्तों। थर्ड वन जो होता है वो होता है टेनेक्टिप्लेज। तो तीन एग्जांपल अपने पास आ गए सिंथेटिक, और दो एग्जांपल आ गए नेचुरल, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज। अब इसको याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है, इसको याद रखने की याद है कि सूरत अपने एक सिटी है गुजरात के अंदर, जिससे आप याद रख सकते हैं, जिसको बीच में से काट दो, SU तो हो गए नेचुरल, स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज, और RAT वो हो गए सिंथेटिक, RAT रेटिप्लेज, एल्टीप्लेज एंड टेनेक्टिप्लेज। याद हो गया आप लोगों को ये? चलेगा। अब यहाँ पे एक दो चीजें मैं बताता हूं, चूंकि ये दोनों नेचुरल है तो याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज को ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा। और स्ट्रेप्टोकोकस भी कौन सा दोस्तों? बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। लिख लीजिएगा, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से इसको प्राप्त किया जाता है। किसको? स्ट्रेप्टोकाइनेज को। यस, स्पेलिंग थोड़ा करेक्ट कीजिएगा। दूसरा यूरोकाइनेज है, इसको ह्यूमन सीरा से प्राप्त किया जाता है, ह्यूमन सीरम से प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये भी नेचुरल है और ये भी नेचुरल है। और इन तीनों को सिंथेसिस किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, इसलिए बायोजेनिक नहीं है, जबकि ये वाले जो है बायोजेनिक कहलाते हैं, यानी नेचुरल सोर्स से प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन से बैक्टीरिया से प्राप्त करेंगे? इसे स्ट्रेप्टोकोकस से प्राप्त करेंगे, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है दोस्तों, ठीक है। और इसको ह्यूमन सीरा से प्राप्त किया जाता है, यूरोकाइनेज, ठीक है। यूरिन लाइक प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी इसे कहा जाता है। और ये तीन अपने पास सिंथेटिक आ गए, रेटिप्लेज, एल्टीप्लेज और टेनेक्टिप्लेज। और याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे? सूरत याद रखिए। तो ये शुरू के दो है वो नेचुरल है, और बाद वाले जो तीन है वो क्या है? सिंथेटिक फॉर्म के अंदर आते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे और निकल के आता है, चूंकि इसको बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है, इसलिए याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो एंटीजेनिक होता है। क्या होता है? एंटीजेनिक होता है। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आगे समझाता हूं। स्ट्रेप्टोकोकस कैसा थ्रोम्बोलाइटिक है? इट इज एंटीजेनिक थ्रोम्बोलाइटिक। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीजेनिक थ्रोम्बोलाइटिक, कौन सा इनमें से कौन सा थ्रोम्बोलाइटिक है जो कि एंटीजेनिक प्रवृत्ति का है? तो आंसर क्या होगा आपका? स्ट्रेप्टोकोकस आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। देखो, स्ट्रेप्टोकाइनेज इज एंटीजेनिक। मैंने स्ट्रेप्टोकाइनेज लिखा ना? हाँ, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज एंटीजेनिक, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेप्टोकाइनेज कैसा थ्रोम्बोलाइटिक है? एंटीजेनिक है। अब एंटीजेनिक का मतलब क्या है समझिए। देखिए, ये हो गया स्ट्रेप्टोकोकाई,
ठीक है, चेन के अंदर पाया जाता है बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकाकाई, और इससे प्राप्त किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, एसटीके, शॉर्ट में लिख देता हूं। एसटीके किससे प्राप्त किया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। चूंकि ये बैक्टीरिया से प्राप्त किया जा रहा है, तो जैसे ही मान लो एसटीके को इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्ट कर दिया मान लीजिए ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर इसको इंजेक्ट कर दिया। क्यों इंजेक्ट किया? इमरजेंसी में। कौन सी इमरजेंसी? या तो इस ह्यूमन को हार्ट अटैक आया था, या स्ट्रोक हुआ था, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ था, या फिर डीवीटी है। इन केसेस में इसको इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने के बाद में इस ह्यूमन की बॉडी के अंदर क्या डेवलप हो जाएंगे? इसके अंदर बन जाएंगे एंटीबॉडी। क्या बन जाएंगे? इसके अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगे। यस और नो? इसलिए इसको एंटीजेनिक कहा जाता है, क्योंकि ये एज ए एंटीजन काम कर रहा है। अब याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम इस एसटीके को दोबारा से यूज कर रहे हैं, इसमें रिपीट यूज कर रहे हैं, रिपीट, यस, रिपीटेड यूज कर रहे हैं। मान लीजिए अभी इस पेशेंट को जो है एमआई हुआ था, मान लीजिए इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ था, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन पे इंजेक्ट किया एसटीके इस ह्यूमन को, और इसकी बॉडी में मायोकार्डियल इन्फेक्शन से रिकवर हो गया है। 1 महीने का दौरा बीत गया है, इसकी बॉडी में क्या बन गए हैं? एंटीबॉडी बन गए हैं। अब इसे फिर से मान लीजिए कोई और कंडीशन हुई, डीवीटी बन गया, या फिर से हार्ट अटैक आ गया, तो इसको फिर से मान लीजिए एमआई आया। अब दोबारा से इसे रिपीट करेंगे, तो इसकी बॉडी में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो एंटीबॉडी प्रेजेंट होने से नो इफेक्ट ड्यू टू एंटीबॉडी। इस पर्सन की बॉडी में एंटीबॉडी है, इसलिए दोबारा से अगर इस पेशेंट में स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज करेंगे तो ये इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट निकल करके आता है दोस्तों कि स्ट्रेप्टोकाइनेज को अगर 6 महीने के ड्यूरेशन में एक ही पर्सन में दोबारा यूज करेंगे तो उसके बाद में वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। समझ में आई बात यहाँ पे? क्योंकि ये एंटीबॉडी अप टू 6 मंथ तक रहती है, अप टू 6 मंथ तक जो है इस पर्सन की बॉडी में रहेगी। इसलिए किसी भी पेशेंट में स्ट्रेप्टोकाइनेज का रिपीटेड यूज नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया होगा आई थिंक ये पॉइंट आप लोगों को चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, डोजेज, कितनी डोज दी जाए? तो 3 जो है अपने पास इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी अभी। यस, स्ट्रेप्टोकाइनेज मोस्टली यूज करते हैं, यूरोकाइनेज यूज करते हैं, और एल्टीप्लेज जो है मोस्टली यूज करते हैं। बाकी रेटिप्लेज और टेनेक्टिप्लेज है वो लेस यूज करे जाते हैं। इसलिए हम इन तीनों की जो है डोजेज के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। देखेगा तो तीनों की डोज की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले बात करता हूं, यस, सबसे पहला जो है ये है, यस, स्ट्रेप्टोकाइनेज है। सबसे पहला कौन सा है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज की जो डोज है दोस्तों वो देते हैं हम लोग 1.5 लाख यूनिट। 1.5 लाख यूनिट पेशेंट को दी जाती है। यस, इन 50 ml डेक्सट्रोज 5% में इंट्रावीनस इन 1 आवर, इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर 50 ml डेक्सट्रोज में 1.5 लाख यूनिट, और ये 1.5 लाख यूनिट का ही सिंगल यूज वायल आता है। सिंगल यूज वायल आता है, बट इसको एक साथ नहीं लगा करके आईवी लगाएंगे, इंट्रावीनस लगाएंगे। लेकिन कैसे लगाएंगे? 1.5 लाख को 50 ml में डिजोल्व करेंगे, और किस में डिजोल्व करेंगे? एनस में नहीं, डेक्सट्रोज में इसको डिजोल्व करेंगे। फिर उसको धीरे धीरे स्लो इन्फ्यूजन करेंगे, और ये जो 50 ml सॉल्यूशन है वो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। याद रखिएगा, ये डोजेज होते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज की। अगर बात करूं मैं यूरोकाइनेज की कितनी डोज देते हैं, तो याद रखिएगा इसकी डोज देते हैं 4400 से 6600 यूनिट पर केजी पर आवर। ये हर घंटे में 4400 से 6600 यूनिट पर केजी बॉडी वेट देते हैं। यहाँ पर केजी नहीं है, यहाँ पे पर केजी है। यानी मान लीजिए किसी पेशेंट का वेट है 50 केजी, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का वेट जो है वो है 50 केजी, तो मान लीजिए इन दोनों का एवरेज ले लिया 5000, तो अपन क्या करेंगे? 5000 इंटू 50, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25, और ये आ जाएंगे 4 जीरो, यानी 2.5 लाख हो जाएगा। यहाँ पे 2.5 जो लाख है यूनिट इसकी दी जाएगी यूरोकाइनेज की। इस तरीके से इसकी डोज जो है कैलकुलेट की जाती है। और याद रखिएगा एल्टीपेज जो होता है दोस्तों, जिसे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी कहा जाता है, इसकी अगर डोज देनी है तो 0.5 से 1.0 mg पर केजी
देते हैं इन 60 मिनट, 60 मिनट में। इसको पर आवर भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो 60 घंटे में कितना देंगे, 0.5 से आधा से 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट देंगे, बट नॉट मोर देन 90 mg। याद रखिएगा, बट नॉट मोर देन 90 mg इन 60 मिनट। 60 मिनट के अंदर 90 mg से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 0.5 से लेकर के 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट जो है इसको दिया जाता है। तो ये इसकी डोजेज होती है स्ट्रेप्टोकाइनेज की, यूरोकाइनेज की और एल्टीप्लेज की, ठीक है। तो ये डोजेज आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यूज में पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, साइड इफेक्ट क्या क्या होंगे। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो है इनका ब्लीडिंग, हेमरेज। तो हेमरेज यहाँ पे हो सकता है। अब हेमरेज कहाँ हो सकता है, जीआई हेमरेज हो सकता है, सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, नोज ब्लीडिंग यहाँ पे हो सकती है, तो हेमरेज यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई तो डिसओरिएंटेशन पर्सन को हो सकता है, यानी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स उस पर्सन में आ सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है, चूंकि वो बैक्टीरिया से प्राप्त किया जा रहा है, इसलिए वो हाइपर सेंसिटिविटी भी कॉज कर सकता है। तो क्या क्या साइड इफेक्ट है दोस्तों, ब्लीडिंग जो है इसका मोस्ट कॉमन साइड एंड इफेक्ट होता है और सीरियस साइड इफेक्ट भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ब्लीडिंग के लिए एंटीडोट क्या देंगे हम लोग, एंटीडोट क्या देंगे, जो कि मैंने शुरुआत में लिखवा दिया आपको, एमिनोकैप्रोइक एसिड या फिर ट्रेनेक्सामिक एसिड। फर्स्ट चॉइस हम लोग रखेंगे एमिनोकैप्रोइक एसिड। सेकंड, जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, नोज ब्लीडिंग यहाँ पे हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है ड्यू टू स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्यों, क्योंकि ये एंटीजेनिक है, क्योंकि ये एंटीजेनिक है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर में भी चेंजेस आते हैं, आइदर हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन, फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है और हाइपोटेंशन भी हो सकता है, अलग अलग डोजेज के केसेस के अंदर, अलग अलग एग्जाम्पल में, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इनके साइड इफेक्ट होते हैं। मोस्ट कॉमन एंड सीरियस साइड इफेक्ट क्या है, ब्लीडिंग और हेमरेज। ब्लीडिंग या हेमरेज इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक। याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। तो अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी, देखिए इस्कीमिक स्ट्रोक में तो देते हैं, अगर हेमरेजिक स्ट्रोक हो रखा है तब ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं देना है। मैंने बोला स्ट्रोक में देते हैं, बट कौन से स्ट्रोक में देंगे, इस्कीमिक स्ट्रोक में देंगे, हेमरेजिक स्ट्रोक में नहीं देंगे दोस्तों। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट में ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो पहले से, लाइक हीमोफीलिया वगैरह है, तब इनको नहीं देंगे। पोस्ट सर्जिकल नहीं देंगे, यानी सर्जरी के बाद नहीं देंगे, सर्जरी के बाद देंगे तो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये अगर रिस्क हो, किसी पेशेंट को ऑलरेडी हार्ट अटैक का रिस्क है, ब्लीडिंग का रिस्क है, उन केसेस के अंदर इसको हम लोग नहीं, हार्ट अटैक में तो देते हैं बट ब्लीडिंग का रिस्क है ऑलरेडी, उस केस में नहीं देंगे। लाइक किसी के ब्रेन में ऑलरेडी एन्यूरिज्म बने हुए हैं, तब इसको नहीं देते हैं क्योंकि एन्यूरिज्म रप्चर हो जाएंगे, ये सुनो। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है। रिसेंट कोई ट्रॉमा सर्जरी हुई है, अगर एक्टिव इंटरनल ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा हेमरेजिक स्ट्रोक है तब नहीं देंगे। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, क्योंकि ये बीपी भी चेंजेस करता है, इसलिए नहीं देंगे इसको। इंट्राक्रेनियल ट्यूमर या एन्यूरिज्म है, ब्रेन के अंदर एन्यूरिज्म बना हुआ है, ब्लड वेसल्स डायलेटेड है, तो एन्यूरिज्म रप्चर होने के चांसेस हो जाएंगे। इसके अलावा ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के केस में भी इसको यूज नहीं करें। कॉमन सी बातें हैं, आपको ऑलरेडी पता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉक्सिसिटी। तो जैसा कि मैंने बताया, यस, मोस्ट टॉक्सिसिटी का मोस्ट कॉमन इफेक्ट क्या है, हेमरेज या ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग या हेमरेज से बचने के लिए हम लोग क्या देते हैं, एमिनोकैप्रोइक एसिड एंड ट्रानेक्सामिक एसिड, दोनों में से कोई, ठीक है। बट फर्स्ट चॉइस ऑलवेज क्या होती है अपनी, एमिनोकैप्रोइक एसिड होती है। सेकंड चॉइस होती है अपना ट्रानेक्सामिक एसिड, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन के अंदर अगर दोनों एक साथ आए तो इसको टिक करना आपको, ठीक है। एमिनोकैप्रोइक एसिड एंड ट्रानेक्सामिक एसिड लिख लीजिएगा नाम, ठीक है। एमिनोकैप्रोइक एसिड एंड ट्रानेक्सामिक एसिड, ऑलरेडी मैंने शुरुआत में इसके बारे में बता दिया दोस्तों। अब सबसे लास्ट में हम लोग बात करते हैं पेशेंट मॉनिटरिंग, क्या क्या मॉनिटरिंग जरूरी है। तो याद रखिएगा, जब भी थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं या स्टार्ट करी जाती है तो कम से कम 24 घंटे की मॉनिटरिंग होनी चाहिए,
ठीक है। थ्रोम्बोलाइटिक 1 घंटे में कंप्लीट होगी, लाइक स्ट्रेप्टोकाइनेज दे रहे हैं तो 1 घंटे में दे दिया हम लोगों ने डेक्सट्रोज 5% में मिला करके। अब उस 1 घंटे के बाद 24 घंटे तक उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है, क्योंकि ब्लीडिंग का रिस्क है, ब्लड प्रेशर में चेंजेस आ सकते हैं। यस और नो? तो हम लोग पहले 24 घंटे की मॉनिटरिंग करते हैं, इसमें वाइटल साइन मॉनिटर करते हैं, ब्लीडिंग का रिस्क देखते हैं और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखते हैं, ब्रेन के फंक्शन देखते हैं। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस क्यों देख रहे हैं दोस्तों? क्योंकि सेरेब्रल ब्लीडिंग हो गई तो पर्सन कंफ्यूज होने लग जाएगा, उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज होने लग जाएगा, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि ब्लीडिंग हुई है या नहीं हुई है। तो ये असेसमेंट जो है लगातार होना चाहिए पहले 24 घंटे के दौरान। जब भी थ्रोम्बोलाइटिक देंगे पहले 24 घंटे में ये असेसमेंट यहाँ पे होना ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलेगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड 3-4 एमसीक्यूज हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है बनते हैं। चलेगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग मेनली एक्ट बाय, यानी यहां पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। तो यस, एक ही वर्ड में मैंने बताया था, दे आर प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो क्या करती है? दे एक्टिवेटिंग प्लाज्मिनोजन, दे एक्टिवेटिंग प्लाज्मिनोजन। इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं, इनहिबिट थ्रोम्बिन एक्टिविटी नहीं, प्रिवेंटिंग क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट नहीं करती है। यस, ये किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? ये है एंटीकोगुलेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, लाइक हिपेरिन एंड वारफेरिन। थ्रोम्बोलाइटिक क्या करती है? एक्टिवेट करती है प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन के अंदर, तो ये क्या कहलाती है? प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट इज एंटीजेनिक? तो मैंने बताया अभी लेक्चर के अंदर, कौन सा ऐसा थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है जो एंटीजेनिक नेचर रखता है? तो वो कौन सा होता है दोस्तों? स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है, इसलिए एज ए एंटीजन काम करता है, बॉडी में एंटीबॉडीज बना देता है। तो जब भी अगर स्ट्रेप्टोकाइनेज को यूज करना है, एक बार यूज कर लिया तो 6 महीने तक उस पेशेंट में, सेम पेशेंट में यूज नहीं करना है, क्योंकि एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। ए मेजर रिस्क ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी इज, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का एक कॉमन रिस्क क्या है? तो यस, कॉमन एंड मोस्ट सीरियस रिस्क क्या है? हेमरेज होता है दोस्तों। ठीक है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है, बट हेमरेज जो है मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सीरियस होता है। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन भी समटाइम्स देखने को मिलते हैं, बट करेक्ट आंसर क्या होगा? हेमरेज या ब्लीडिंग जो है अपना राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। यस, द एंटीडोट यूज्ड फॉर सीवियर ब्लीडिंग आफ्टर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी इज। मान लीजिए थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दी जा रही है और ब्लीडिंग होने लग गई है, तो क्या एंटीडोट यूज करेंगे? तो पहला ऑप्शन ढूंढिए, एमिनो कैप्रोइक एसिड है क्या? यस डियर है, एमिनो कैप्रोइक एसिड है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो दूसरा एग्जांपल ढूंढते हम लोग यहाँ पे, दैट इज ट्रेनेक्सामिक एसिड। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन के है, वो एंटीडोट किसका होता है? वो एंटीडोट होता है वारफेरिन का। प्रोटामाइन सल्फेट है, वो एंटीडोट किसका होता है? वो एंटीडोट होता है यस हिपेरिन का। और एट्रोपिन जो है एंटीडोट किसका होता है दोस्तों? कोलिनर्जिक का। कोलिनर्जिक्स का होता है। इसके अलावा मशरूम पॉइजनिंग हो गया, है ना। इसके अलावा ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, इनका जो है एंटीडोट कौन होता है दोस्तों? एट्रोपिन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? एमिनो कैप्रोइक एसिड, और साथ में ट्रेनेक्सामिक एसिड भी आपको याद रख लेना दोस्तों। सी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है, क्वेरी रहती है, कमेंट के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं। और चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।